तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो जस्ट एक रिकैप देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला पॉइंट था H हटने की वजह से रिएक्शन। ठीक है, ये जो H हटता है इसकी वजह से रिएक्शन और ये एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। आई होप सो सभी को पता है। या तो आप सोडियम से करेंगे तो RCuNA बनेंगे और हाइड्रोजन निकलेगा, NaOH से करेंगे तो भी RCuNA और हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर आपने NaHCO3 से कर दिया तो CO2 एवॉल्व होगी एफरवेसेंस से, जिससे प्रूफ होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। और अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर दी है तो एल्केन बनेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन हो गई ड्यू टू H। अब आप चाहते हैं कि OH की वजह से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, और OH की वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कहलाते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स। तो आपको ध्यान रखना है, OH की वजह से एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं। बच्चों, एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, आई होप सो आपको मालूम है। एसिड क्लोराइड, PCl3 या PCl5 से करोगे तो क्लोराइड, इसका डिहाइड्रेशन करोगे स्पेशली P2O5 से तो एनहाइड्राइड। ठीक है, और अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन की और उसके बाद हीट भी किया, स्पेशली याद रखना अमोनिया की रिएक्शन में बहुत बारी पूछा गया है, पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, हीट करेंगे तो अमाइड बनेगा, और ऑब्वियसली अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो एस्टर बनेगा। तो यहाँ सिर्फ ये जो OH जिसे हमने दिखाया है, बस ये OH जो है ये गड़बड़ करेगा या ये रिएक्ट करेगा और OH हट के डेरिवेटिव आएंगे। फिर तीसरे टाइप की रिएक्शन हो सकती है बच्चों, जब पूरा COOH रिएक्शन करे या पूरा COH इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, और इसमें जैसे डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है एक प्रोसेस। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन एल्केन बनाने में था, आई होप तो आपको याद भी हो। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड अगर सोडा लाइम से रिएक्ट करते हैं, जो कि 3:1 में होता है मिक्सचर, ठीक है, तो एक कार्बन कम का एल्केन बनेगा। आई अगेन रिपीट, हो सकता है पहले से कई बार कह चुका हूं, बेटा ये जो मैं रंग कर रहा हूँ ये सिंबल्स हैं, आप कहीं सिंबल में याद मत करना। कई बच्चे मुझे याद करते हुए ऐसे दिखते हैं जब बहुत गुस्सा आता है, RCuNA plus NaOH एरो पे CO gives you RHNNA2CO3। बेटा ऐसे याद अगर कर रहे हो तो बहुत नुकसान में आओगे और आगे के लिए प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप याद करेंगे तो ये लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं, लैंग्वेज में याद करेंगे। और यहाँ लैंग्वेज क्या होगी, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके याद करेंगे, रिएक्टेड विद सोडा लाइम देन एल्केन्स ऑब्टेन्ड हैविंग 1 कार्बन लेस देन एसिड। ये कल हो भी चुका है। इसके बाद लेट सपोज अब हम बात कर रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्वियसली एल्केन बनाने का, जैसे सही बताऊं एल्कीन और एल्काइन भी बन सकते हैं। फिलहाल एल्केन कैसे बनते हैं, यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया जाता है और इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस मीडियम में होती है। तो आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पॉइंट था। फिलहाल वो पॉइंट क्या था कि यहाँ 2 कैटाइन मिलेंगे, जैसे एक Na और एक H, लेकिन दोनों कैथोड पे थोड़ी जाएंगे, पहले वो कैटाइन कैथोड पे जाता है विच हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले, तो कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलेगा। और ऐसे ही एनोड पे जाएगा तो पूरा RCO नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली वो फाइनली R फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और ये 2 R फ्री रेडिकल मिलके हमें एल्केन देते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट में कार्बन आते हैं वो कितने आते हैं, तो रिएक्टेंट में के कार्बन में से एक माइनस हुआ और फिर दुगना हुआ। यहाँ तक सोचो, ये रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उसमें से एक ये वाला माइनस हो गया और अब जो बचा उसका दुगना हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये हो गई आपकी रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 2 बारी इसी को लिख लो, और 2 बारी इसे लिखने के बाद बेटा 2 बारी इसे लिखने के बाद इस चीज को आपने 2 बारी लिखा है। जैसे मैंने इस समय सोडियम इथेनोएट लिया है, तो सोडियम इथेनोएट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इथेन बनता है। इसमें 2 कार्बन थे, 2 में से एक घटाइए, एक बचा, उसका दुगना 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। सेल के अंदर NaOH बनता है जिससे मीडियम बेसिक हो जाता है।
ठीक है, तो ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये रहा डी कार्बोक्सिलेशन, ये पिछला रिवाइज किया था इसका मतलब, और एल्केन बना, और एल्केन बनने के बाद Na2CO3 अलग। अगली रिएक्शन का नाम है शिमिड रिएक्शन। शिमिड रिएक्शन अमीन चैप्टर में आपको दोबारा मिलेगी पढ़ने को। फिलहाल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें, पूरा COH ग्रुप की रिएक्शन है, उसकी N3H से रिएक्शन कर दें, जो कि कहलाता है हाइड्राजोइक एसिड। बेटा ये नाइट्रोजन का अकेला एसिड है जो, या नाइट्रोजन का अकेला हाइड्राइड है जो एसिडिक नेचर का है, बाकी नाइट्रोजन के प्रोडक्ट जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। और जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है, एजाइड आयन आएगा और नाइट्रीन इंटरमीडिएट आएगा। आप अगर याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का इंटरमीडिएट होता है नाइट्रीन, ठीक है। फिलहाल वो रीअरेंज होता है और RNH2 प्राइमरी अमीन बन जाता है, वो आप छोड़ सकते हैं। फिलहाल प्राइमरी अमीन शिमिड रिएक्शन बनते हैं। और इसकी लैंग्वेज याद रखिएगा, क्या है बच्चों लैंग्वेज? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with या are reacted with हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, then 1 degree amines obtained, ठीक है, having 1 कार्बन, ये भी याद रखिएगा, लेस देन एसिड। तो ये जरा नाम से याद करिएगा, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, इट इज एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड एंड इट इज मिथेन अमीन। तो जैसे ना कई बार कहते हैं मिथेनॉल से या इथेनॉल से मिथेनॉल बनाओ, यानी कार्बन कम कर दो, तो भैया इथेनॉल को एसिटिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर दो, फिर अमीन बना लो, और शायद याद आ जाए अमीन की HNO2 से जब रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बन जाते हैं। अगला मेथड हमने जो पढ़ा था वो ड्राई डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा था आज, या रिवाइज किया था क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है। ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। अगर आपने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हाइयर एसिड जिसमें R है, तो यहाँ दोनों तरफ R लगेगा और कीटोन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी H ले रखा है, अगर आपने H ले रखा है तो अकेला ये है, तो इसके ड्राई डिस्टिलेशन से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, दोनों तरफ H आएंगे। और अगर आपने इसका और इसका मिक्सचर ले लिया है, इन दोनों को मिक्स करके हीट किया है, तो जब आप इसका मिक्सचर लेके करेंगे बेटा काम, तो आपको हायर एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। यानी अगर आपको एस्टल्डिहाइड बनाना है तो एक कैल्शियम फॉर्मेट और एक कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो एस्टल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन होता है एस्टल्डिहाइड से एसीटोन बना के दिखाओ, तो यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कीटोन और वो भी एक कार्बन ज्यादा का कैसे बनेगा। तो अभी तक हमारे रिएक्शन क्या हुई है? डी कार्बोक्सिलेशन, ये एक नेम रिएक्शन है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस नेम रिएक्शन है। शिमिड रिएक्शन नेम रिएक्शन है। ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस हुआ, और अगला है रिडक्शन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे LiAlH4 से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट है NCERT के हिसाब से, और इससे अल्कोहल बनते हैं। इसकी जगह आप हाइड्रोजन एंड निकल ले सकते हैं, जिंक एंड HCl भी ले सकते हैं, तो भी अल्कोहल बनेंगे। एंड ऑब्वियसली 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, क्योंकि ये COOH हमेशा टर्मिनल कार्बन ही होगा, और टर्मिनल अल्कोहल्स आर नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। और अब बेटा अगर मैं इससे कहूं कि आप इसकी रिएक्शन HI या रेड फॉस्फोरस एंड HI से कर दें, तो ये अल्कोहल ग्रुप हट जाके एल्केन बनेगा, और जो भी I2 एंड वाटर निकलने होंगे वो निकल जाएंगे। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम करते हैं LiAlH4 NaBH4 से तो अल्कोहल, और अगर हम उसका रिडक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस HI से तो एल्केन। तो दो प्रोडक्ट इसके रिडक्शन के आ सकते हैं। नाउ अब हमारे पास अगली रिएक्शन कौन सी बची? ये हमारा ग्रुप था, अगर आपने समझ में आया हो तो पहले ये रिएक्शन हुई, फिर ये रिएक्शन हुई, फिर ये रिडक्शन करके अल्कोहल भी हो गया, फिर पूरे COOH की वजह से रिएक्शन हो गई। तो अब हम और कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं? तो पीछे के एल्काइल ग्रुप से भी हम रिएक्शन दिखा सकते हैं। पीछे के एल्काइल ग्रुप से एक रिएक्शन मेन है जिसका नाम है बच्चों HVZ रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। तो ये जो हेल है मतलब हेल-वोलार्ड है, ओके, गो टू हेल। तो हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में क्या कहा गया है? इट इज गिवन बाय it is given by those carboxylic acid
ठीक है, वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो भैया ये वाली रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, बाकी नहीं देते हैं। तो फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन पिछले चैप्टर में देखा था हमने, अल्फा कार्बन जो होता है उस अल्फा कार्बन के पास, अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास जो हाइड्रोजन है दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिटिक एसिड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है जबकि फॉर्मिक एसिड में नहीं है। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो एसिटिक एसिड ये रिएक्शन शो करेगा, फॉर्मिक नहीं। तो अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन हेलोजन से कर दें, जरा ध्यान रखना खाली हेलोजन है रेड फास्फोरस के साथ, खाली हेलोजन, आई एम रिपीटिंग इट, ये खाली हेलोजन है मतलब HI नहीं, खाली आयोडीन हो सकती है। तो ये वाले हाइड्रोजन एक एक करके हटते हैं और स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। ओके, तो पहले हमने अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनाया है, अगर हम इसकी रिएक्शन फर्दर करेंगे तो डाई क्लोरो भी बन जाएगा और उसके बाद फिर कर देंगे तो ट्राई क्लोरो भी बन जाएगा। लेकिन अगर एक जनरल क्वेश्चन पूछा है तो आप यहीं तक का आंसर लिख दें, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाते हैं। तो अगर आपके पास ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड की आप हेलोजन यानी क्लोरीन से कर रहे हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और ये प्रोडक्ट बन गया है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। आपने कहा नहीं इसकी अमोनिया से फिर रिएक्शन कर रहे हैं व्हाटएवर, और अमोनिया से रिएक्शन करके यहाँ NH2 लिया है। तो अगर आपको समझ में आ गया, ये आपका अमाइनो एसिड या अल्फा अमाइनो एसिड हो गया। फंक्शनल ग्रुप ये है, ये अल्फा पोजीशन पे NH2 भी लगा है, दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड बन गया। तो एसिटिक एसिड से अमीनो एसिटिक एसिड बनाने का ये एक तरीका हो गया। बोलो बच्चों, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो, दैट इज HVZ रिएक्शन। नाउ अब अगला पॉइंट आता है इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि भैया फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कोई अंतर है तो बताओ, जो हम डायरेक्ट देख सकें या पहचान सकें। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला पॉइंट ये है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन लेके कार्बोनिक एसिड में चला जाता है। यानी यहाँ अगर ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाए तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल है और CO2 और वाटर में टूट जाता है। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि केमिस्ट्री में फॉर्मिक एसिड जब भी आए तो ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है एसिटिक एसिड से, एंड लाइक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की तरह इट इज ऑल्सो इजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो टेस्ट एल्डिहाइड के थे ना, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कि एल्डिहाइड आपको याद है ना, टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर का प्रेसिपिटेट देता था जिसको सिल्वर मिरर कहते थे। और सिमिलरली बिल्कुल सेम वही है कि अगर फॉर्मिक एसिड है और टॉलेंस रिएजेंट ले लिया तो भी सिल्वर मिरर आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सारे एसिड्स तो नहीं बट फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो ये वाले टेस्ट देता है, यानी टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, यहाँ तक कि मरकरी के कंपाउंड होते हैं, मरकरी क्लोराइड जिसे कैलोमल या कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं, ये मरकरी के क्लोराइड कोरोसिव सब्लिमेट को पहले कैलोमल में फिर मरकरी में चेंज कर देता है। दैट मीन्स ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फॉर्मिक एसिड इज easily oxidized या can be easily oxidized even by mild oxidizing agent like टॉलेंस reagent, Fehling solution, ठीक है, Fehling solution as किसकी तरह, as एल्डिहाइड्स, ठीक है, ये एल्डिहाइड की तरह बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और इसलिए ये सारे टेस्ट देता है। यानी अगर उन्होंने कहा भाई एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में अंतर करो तो आप कहेंगे ये टॉलेंस रिएजेंट से प्रेसिपिटेट देगा, ये नहीं देगा।
ये फेलिंग सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट देगा, ये नहीं देगा। ये एसिटिक एसिड के लिए अगर हम कहें तो ये HVZ रिएक्शन दे सकता है, ये नहीं दे सकता। ये वाले अंतर आ गए। और भी अंतर हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड। बच्चों अगर मैं फॉर्मिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करूं, यानी NaOH एंड CaO से रिएक्शन करूं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ तो CO2 और हाइड्रोजन ही बनेगी। ये NaOH से रिएक्शन करता तो यही बचता था, तो ये तो हाइड्रोजन ही बनेगी। तो बाकी एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन में एल्केन बनते थे, फॉर्मिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन में एल्केन नहीं बनेंगे। ऐसे ही अगर फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करें, यानी ये तो H2SO4 से भी हो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और वाटर निकल जाता है, यानी ये चीज बनता है। जबकि बाकी किसी एसिड का डिहाइड्रेशन अगर करते हैं, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग P2O5 से होता है और एसिड का एनहाइड्राइड बनता है। तो इस रिएक्शन में भी ये दोनों अलग हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को बड़े आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर से जलती है एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। यानी अगर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी इजीली डिटेक्टेड, ठीक है, बाय इट्स कलर। नेक्स्ट, तो बच्चों पॉइंट क्या आ रहा है कि फॉर्मिक एसिड और हायर एसिड में अंतर पूछे जाते हैं, तो कीप इन माइंड कि इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड फ्रॉम हायर एसिड। बाकी एसिड से फॉर्मिक एसिड में क्या अंतर है, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। और एक रिएक्शन और चाहेंगे लिखना, दैट इज ग्लिसरॉल की है रिएक्शन बेटा। ये वाली रिएक्शन भी अगर आप याद कर पाए तो कर लीजिएगा, ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक एसिड से। ओके, ये ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक एसिड से दो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। पहला फर्स्ट रिएक्शन है एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लिसरॉल ऑन रिएक्टिंग विद oxalic acid at 110 डिग्री सेंटीग्रेड gives formic acid। ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर्मिक एसिड देता है और ग्लिसरॉल अलग हो जाती है, यानी दोबारा मिल जाती है, वो कैटलिस्ट हो। जबकि 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है एलाइल अल्कोहल। तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे एलाइल अल्कोहल। तो ये वाली रिएक्शन भी एकदम फॉर्मिक एसिड के लिए या फॉर्मिक एसिड ही बनाती है और कोई एसिड नहीं। तो अगर आप याद कर पाए तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वैसे, तो अगर याद कर पाए तो कर लीजिए, ठीक है, कि ग्लिसरॉल ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सैलिक एसिड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड gives formic acid while at 260 डिग्री सेंटीग्रेड gives allyl alcohol। ये कंपटीशन में कई बार आई है, बड़ा फेवरेट है कंपटीशन में ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, देन इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई एक्सेप्ट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके क्या क्या यूज हैं, जैसे एस्टिक एसिड एस्टाबुलेरिया एल्गे से मिलता है, क्या यूज है, फॉर्मिक एसिड का क्या यूज है। तो इसके यूजेस आप एक बारी बुक से जरूर लिख लें, ठीक है, यूजेस को देख लेंगे। बाकी तो आई होप सो वी ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश हो गया है, तो एक बारी हम कल क्वेश्चंस करा देंगे। अब आपका एक चैप्टर जो मेन बचता है वो अमीन्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का बचता है, अमीन्स, ठीक है। एंड आई होप सो इस बार के टर्म का फिजिकल हमारा पहले से कंप्लीट है, जस्ट वी नीड अ रिवीजन, ठीक है। अब हम रिवीजन पे भी आ सकते हैं। दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक में मेन था कोऑर्डिनेशन, और पी ब्लॉक जो भी था वो भी हमारा कंप्लीट है, वी नीड जस्ट रिवीजन। और ऑर्गेनिक में हमारा एक रिमेनिंग है, बाकी हमारा कंप्लीट है, जस्ट वन रह गया है, दैट इज अमाइंस और अमीन्स, ठीक है। और जनरल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, उसमें शायद एक था बायोमोलिक्यूल, वो पिछले टर्म पे कर लिया हमने, और मेरे हिसाब से एवरीडे लाइफ पर वो है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपके हो चुके हैं। नाउ लास्ट चैप्टर अमीन्स को हम स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों जितने भी बच्चों का फीस का जो भी रह गया पेंडिंग अमाउंट ना, काइंडली फिनिश इट, मतलब कहने की जरूरत ना पड़े, नाउ यू हैव टू फिनिश